बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो लेक्चर दे रही हूँ इसमें थोड़ी आप लोगों के लिए नई चीज़ है। क्या है? आप जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ कि शेरी इस्तिलाहात, अशार को आसानी से समझने और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ इस्तिलाहात टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। शेरी इस्तिलाहात का सवाल आपके मैट्रिक के सिलेबस में शामिल है और ये सवाल मजीद तफसील के साथ इंटरमीडिएट में शामिल हो जाएगा। तो गोया पहली सीढ़ी हमने इसकी मैट्रिक में चढ़नी है, उसके बाद आप लोगों को इंटरमीडिएट में इसकी मजीद वजाहत दरकार होगी और मजीद समझने की ज़रूरत होगी। बहरहाल जब आप नज़्म या गज़ल पढ़ेंगे तो इसकी मश्क में आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आएंगी और आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। सबसे पहले शेरी इस्तिलाहात में जो चीज़ आती है जिससे आपका तारुफ मैं कराना चाहूँगी वो है मतला। मतला के मानी है निकलने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अब इसके लिए मैं आपके सामने शेर पढ़ूंगी। आपकी किताब की गज़ल नंबर 4 से ये शेर लिया है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। अब क्या है कि काफिया और रदीफ की वजाहत तो मैं आगे चल के आपको मजीद अच्छे तरीके से बताऊंगी, लेकिन क्या है कि इसमें दयार नापायदार ये क्या हो गए काफिया और में है रदीफ। तो गोया ये शेर जो है ये मतला है। अगर किसी शेर में काफिया और रदीफ नहीं होगा तो उसे हम मतला नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, पहला शेर। तो क्या है कि गजल या कसीदे के पहले शेर को जिसमें काफिया और रदीफ का इस्तेमाल किया जाए उसे मतला कहते हैं। और मतला के लुग़वी मानी क्या है? निकलने की जगह, यानी ये स्टार्ट होता है गजल या कसीदे का, इसलिए इसे मतला कहा गया है। लू होने की जगह या निकलने की जगह मतला का मतलब है। नेक्स्ट बेटा दूसरी चीज आपके सामने अब आई है मक्ता। मक्ता के लुग़वी मानी है खत्म करने या काटने के। इस्तिलाह में मक्ता गजल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब बेटा उसी गजल का आपके सिलेबस में शामिल गजल नंबर 4 का शेर है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो अब क्या है कि जफर शायर बहादुर शाह जफर का तखल्लुस है, तो इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो अब ये क्या है कि मक्ता है। आप कह रहे होंगे कि टीचर कह रही हैं कि गजल का आखिरी शेर है और इसे मक्ता कहते हैं और उसमें शायर का तखल्लुस आना भी जरूरी है। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि आखिरी शेर तो है लेकिन शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उसे क्या कहेंगे बेटा? वो शेर फिर मक्ता नहीं होगा, उसे हम आखिरी शेर कहेंगे। यानी मक्ता के लिए आखिरी शेर के साथ साथ शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है। तो अब क्या है इसमें शायर इस शेर में शायर ने जफर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और क्या है कि इसका लुग़वी मानी क्या है? खत्म करने या काटने के हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब हम आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है उस पर हम गजल या कसीदे का इख्तिताम कर रहे हैं, तो गोया क्या है कि आप वो शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो उस नज्म या गजल को खत्म कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, तो गोया इसे हम क्या कहेंगे? मक्ता, खत्म करने की जगह। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज काफिया कहते हैं। बेटा पहले शेर के तारुफ में मैंने आपको बताया कि मतला में काफिया रदीफ का होना जरूरी है। अभी काफिया आप लोगों को बता तो दिया, लेकिन मजीद वजाहत के लिए अब आपके सामने मैंने अलहदा से काफिये की तारीफ लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्या है कि शेर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ, ये भी आपकी किताब में से है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब हुआ और दवा इसमें काफी हैं। काफी
के लिए क्या होना जरूरी है कि हम आवाज हो, एक जैसी आवाजें हो, जैसे आन बान शान, हुआ किया दिया लिया, ये सब काफिये हैं। यानी काफिये की तारीफ ये है कि इसमें हम आवाज अल्फाज होते हैं, यानी उनकी आवाजें एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट है रदीफ। रदीफ के लुग़वी मानी सवार के पीछे बैठने के हैं। शेर के आखिर में आने वाले हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज या लफ्ज जो कि काफिये के बाद आए रदीफ कहलाते हैं। क्या है कि सवार के पीछे बैठने वाले के रदीफ का मतलब है सवार के पीछे बैठने वाले। आप कहेंगे ये सवार का जिक्र कैसे आ गया? तो बेटा क्या है कि हमेशा जब आप किसी शेर में देखते हैं काफिया, तो रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है, तो इस हवाले से उसे रदीफ कहा जाता है कि वो जिस तरह सवार के पीछे बैठने वाले के लिए रदीफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी में, इसी तरह यहाँ पे भी ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि रदीफ जो है हमेशा काफिये के बाद आती है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो अब क्या है कि बर और नजर क्या हो गया? काफिया। और नहीं आती ये क्या है? रदीफ। अब बेटा क्या है कि रदीफ जो है पहले शेर के दोनों मिसरों में इस्तेमाल होती है और बाकी आने वाले अशार के दूसरे मिसरे में आएगी। अब इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने आपकी किताब से एक गजल लिखी है, जिसको आप पढ़ें गौर से और देखें, और इससे आपको आसानी हो जाएगी कि हमने जो कुछ पढ़े हैं शेरी इस्तिलाहात या टर्म्स, उनको कैसे समझना है। बेटा ये गजल सुने पहले। पहला शेर इसका, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब क्या है? इसमें हबाब शराब क्या है? काफिये हैं, कीसी रदीफ है। और अब क्या है कि इसमें काफिया रदीफ आया है और ये क्या होगा? मतला। यानी आपको इसमें समझने के लिए काफिया रदीफ और मतला तीनों चीजें आप इस शेर में समझ सकते हैं कि क्या इसमें काफिया भी है, हबाब और शराब, कीसी है, रदीफ है। तो गोया क्या है कि ये शेर गजल का पहला शेर भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मतला। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज इसी खाना खराब की सी है। अब इसमें पहले मिसरे में रदीफ नहीं है दूसरे शेर के, और दूसरे मिसरे में रदीफ आई है, कीसी है, और काफिया भी दूसरे मिसरे में है। पहले शेर के काफिये थे हबाब शराब, अब तीसरे शेर का काफिया क्या है? खराब। आतिशे गम में दिल बुना शायद, देर से भूख कबाब की सी है। ये तीसरा शेर है। अब इसमें काफिया क्या है? कबाब, और रदीफ क्या है? कीसी है। अब पीछे देखें जितने भी काफिये हैं हम उन्हें दोबारा दोहराते हैं। पहले शेर के दोनों मिसरे में काफिया आया है हबाब शराब, दूसरे शेर में खराब, तीसरे शेर में कबाब, और रदीफ क्या है? वही हूबहू अल्फाज तमाम अशार में आ रहे हैं, वो रदीफ है, कीसी है। अब आखिरी शेर, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब कीसी है। अब क्या है कि पहले शेर में काफिया था हबाब और शराब, दूसरे में खराब, तीसरे में कबाब और चौथे में शराब, और जो रदीफ है वो उसी तरह वही अल्फाज हैं, कीसी है। तो रदीफ के लिए जरूरी नहीं है कि 3 अल्फाज हों, 2 अल्फाज हों, 1 अल्फाज हो, एक या एक से ज्यादा अल्फाज रदीफ के हो सकते हैं, लेकिन इन अल्फाज में तब्दीली नहीं आती। काफी के अल्फाज एक जैसे एक हम आवाज जरूर है, लेकिन उनका मतलब एक जैसा नहीं है, बल्कि उनकी आवाज मिलती जुलती है, जैसे हबाब शराब, खराब, कबाब, शराब। तो बेटा अभी ये और आप लास्ट जो आखिरी शेर है उसमें आपने क्या चीज देखी है कि मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब इसमें क्या है कि मीर शायर का तखल्लुस है, मीर तकी मीर गजल के बड़े मशहूर शायर हैं, उनका तखल्लुस आया मीर। तो क्या हो गया कि ये आखिरी शेर के साथ साथ क्या है? मक्ता भी है, क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना होता तो क्या था? ये सिर्फ आखिरी शेर कहलाता, मक्ता इसको हम नहीं कह सकते थे। तो बेटा अब आपने इसमें आप इसी गजल को देखते हुए आप अपने पास और बाकी जो आपके सिलेबस में शामिल गजलियात हैं उनको पढ़ें और उनमें से काफिया रदीफ मतला मक्ता की निशानदेही करें, ताकि एक तो आपको अशार को समझने में भी आसानी हो
और जो आपके सिलेबस में ये सवाल आप लोगों को MCQs में कसीरुल जवाब सवालात में आएगा, यानी जिसमें मल्टीपल चॉइस इसको आप कहते हैं, MCQs कहते हैं। तो अगर आपने इसकी अच्छी तरीके से समझ लिया, इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर ली, तो बेटा आप लोगों के लिए अब भी आसानी होगी, और इंशाल्लाह जब आगे आप इंटरमीडिएट में FSC में जाएंगे तो आप लोगों के लिए मजीद आसानी हो जाएगी। आज मैंने आप लोगों को मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, शेरी इस्तिलाहात की क्या बताई हैं बेसिक चीजें कि उनकी निशानदेही कैसे करनी है, और आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट भी इतनी ही है। तो गोया आप आज क्या काम करना है, आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो उसके बाद किताब खोलें, और किताब में से कोशिश करें कि नज़्मों और गज़लों में से काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता उसकी जो निशानदेही है करने की कोशिश करें, ताकि जब आप क्लास जमात में आए तो आपको आसानी रहे इन चीज़ों को समझने के लिए। आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।